देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो सबसे पहले विलन बने और बनते बनते कॉमेडियन बन गए, हमेशा पसंद किए गए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा वाहवाही तब मिली जब उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे लोगों की पोल खोली। लेकिन कुछ देर बाद वो उन्हीं के बीच बैठ गए जिन पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप है। आज वो नेता हैं, सांसद हैं। सीधे उन्हीं से पूछेंगे कि ओ माय गॉड, आपने ये क्या किया। परेश रावल, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले आपके फिल्मी सफर पर यह रिपोर्ट। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। फिल्म हेरा फेरी के बाबूराव को कौन नहीं जानता। 32 साल का करियर और 250 से ज्यादा फिल्में। हेरा फेरी की कॉमेडी हो या दिलवाले और नाम की खलनायकी या फिर सरदार पटेल की भूमिका हो। अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है जी, संगीत विशारद भी हो। 80 और 90 के दशक में विलेन की भूमिका निभाने वाले परेश रावल ने जब ट्रैक बदला तो उनके खाते में कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हो गयी। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली माँ। 3 डजन हो गया ना, तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर और तमाम पुरस्कार परेश रावल की झोली में गिरते चले गए। 60 साल के परेश रावल ने मिस इंडिया रही स्वरूप संपत से शादी की थी। परेश रावल के 2 बेटे हैं। रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना। एक्टिंग में सफल करियर के बाद परेश रावल ने राजनीति का रुख किया और बीजेपी के टिकट पर अहमदाबाद ईस्ट सीट से चुनाव जीत गए। बीजेपी का दामन थामने के बाद परेश रावल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। पहले तो सिर्फ एक ही राक्षस था, कांग्रेस नाम का। दिल्ली के अंदर 2 राक्षस हैं, कांग्रेस और आप। पिछले दिनों आमिर के असहनशीलता पर दिए बयान पर भी परेश रावल ने करारा हमला बोला था। जैसा आमिर भाई ने कहा कि उनको किसी की भी सर्टिफिकेट की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरह मेरे इस महान देश को भी किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो इंटॉलरेंट है वगैरह वगैरह। और अब खबर है कि परेश रावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी आजकल बहुत इंटॉलरेंस है। नहीं, कांग्रेस वालों का होगा, हमारा नहीं है। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस वालों का इंटॉलरेंस है पार्लियामेंट में? बिल्कुल है। पर क्यों है? आपने ये जानने की कोशिश की, क्यों हो गए कांग्रेसी इंटॉलरेंट? क्योंकि एक तो पहले तो पावर में है ही नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर अच्छे बिल पास हो गए, देश की प्रगति हो गई, तरक्की हो गई, तो मोदी जी को क्रेडिट मिलेगी। वो तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। मोदी जी पीएम बन गए, वो अभी तक पचा नहीं पाए हैं, इससे तकलीफ तो होगी। जी, चलिए इस पर हम लोग लौट के दोबारा आएंगे। जब आपने फिल्मों में शुरुआत की, आपने विलन वाले रोल बहुत किए, बहुत लोगों को वो याद हैं। आपने दूसरे भी रोल किए। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है दिबांग साहब, कि कोई एक्टर आता है, अगर वो अच्छा एक्टर है तो उसको विलन के रोल तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर वो उसने विलन के रोल में अच्छा काम कर दिया फिर उसी तरह के रोल दिए जाते हैं। हाँ। फिर तब आगे बढ़ के अगर महेश भट्ट जैसे आते हैं, वो मुझे सर पिक्चर देंगे, केतन मेहता सरदार देंगे, या महेश भट्ट तमन्ना देंगे, या फिर प्रियदर्शन हेरा फेरी देंगे, या फिर दिवाकर बनर्जी ओए लकी लकी ओए देंगे। हाँ। या रोड टू संगम देखे। उनको पता है कि अगर ये एक्टर अच्छा है तो अगर हर किस्म के रोल कर सकता है, उस किस्म के रोल मिलते ही जाते हैं। ना ही मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना ही मैं राइटर हूँ, ना ही मैं हीरो हूँ कि मैं अपनी करियर को प्लान कर सकूँ जी, कि मुझे यही करना है या ये नहीं करना है। हाँ। जो मेरे पल्ले आता तो उसको मैं ऑनेस्टी के साथ निभाने की कोशिश करता था। दैट्स इट। कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है? वो विलन वाले हैं कि कॉमेडी वाले हैं? नहीं, हेरा फेरी के अंदर अपना अपना के है। कुछ लोगों को सरदार के डायलॉग भी याद है, ये भी हो सकता है। ओए लकी लकी ओए के डायलॉग भी याद है कुछ लोगों को। कोई एक डायलॉग जो आप बिल्कुल, जो आप सुनाते हुए भी जो आपको लगता हो कि मज़ेदार डायलॉग था? मज़ेदार डायलॉग तो सरदार पटेल का था कि जो एक आते हैं कासिम रिजवी जो हैदराबाद के,
वो कहते हैं कि हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, तो सरदार पूछते हैं कि जब आप ये कर रहे होंगे तब आपने सोचा हम क्या कर रहे होंगे? तो बोलता है कि हमको, बोलते नहीं, आपको सोच लेना चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान की ऐसे जो सोच ले कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये डायलॉग भी याद है लोगों को, अपना हेरा फेरी का तो डायलॉग फेमस ही है, माने वो बाबूराव का स्टाइल है वो सब। एक झलक। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। बेवकूफ साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है, बोल। झलक नहीं आवे। बहुत सारे लोगों ने आपको उतना फॉलो नहीं किया, आप तब नजर में आए जब आपकी शादी हुई स्वरूप संपत से। बहुत सारे लोग, ये सुयोग कैसे हुआ? बिकॉज आई नो हर फ्रॉम माई थिएटर डेज। तो आप लोगों ने एक साथ कोई प्ले किया? नहीं, प्ले नहीं किया था। वो शंभू मित्रा साहब के, बंगाल के इतने महान कलाकार थे, उनका ड्रामा था। तो वो शी इज़ फ्रॉम INT, उनके पिताजी इंटरनेशनल थिएटर के, इंडियन नेशनल थिएटर के प्रोड्यूसर थे। तो शी वॉज देयर। हम लोग बंगाली ड्रामा देखने गए थे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उनसे कहा कि भैया ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। तो बोलता पता है यार किसकी बेटी है? मैंने बोला जिस किसी की भी बेटी हो, वाइफ मेरी बनेगी ये। क्या करते हैं आप रियल लाइफ में भी वही करते हैं क्या जो रियल लाइफ में करते हैं? आपने वैसे ही बोल दिया? नहीं, आप सीरियसली बोल रहे हैं? हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से किसी ने बुलवाया हो, बोल दिया। ये भी एक तरीका है काम करने का कि आप सीधे बोल दीजिए। सीधा ही बोल देना चाहिए। ये एक क्लिप देख लेते हैं। कौन है? सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को है? हमारे भगवान देख ऐसे होते हैं, ऐसे बेयर बॉडी होते हैं, ऐसे होते हैं। क्या है, हमारे लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं किए हुए। इन्होंने जिस एक्टर को भगवान बनाकर प्रेस की पब्लिक के सामने जो लाए हैं, उनको जींस पैंट पहनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्या भगवान को जींस पैंट भी पहनना पड़ेगा इनके लिए? तो आपका कहाँ लिखा है कि भगवान धोती में या पीताम्बर में ही रहते हैं? नहीं, ये हमारी कल्पना है। नहीं, कल्पना नहीं है। हम इंसान में भगवान देखते हैं, तो इंसान जो पहनता है वो भगवान पहनेगा। तो फिर आप पत्थर में भगवान देखते हो तो आपको, तो फिर ठीक है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये किस भगवान को मानते हैं, उनको जींस पैंट पहना के दिखा दे अपने टेंपल में। ये देवी को पूछते हैं तो उन्हें जींस पहना के दिखा दें। अगर ये भगवान को, गणेश जी को पूछते हैं तो उन्हें पैंट अपने मंदिर में पहना के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। मैं वही बात एवरीडे उनकी पूजा भी करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूं कि आप मुझे कोई पीताम्बर वाले भगवान दिखा दीजिए। मैं आज भी यही बात मानता हूं। अच्छा, और ज्यादा मानता हूं। तो इतने लोग क्यों हैं ऐसे? लोग क्यों कहते हैं कि आपने भगवान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया? इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं बहुत ज्यादा? क्या होता है कि एक बिलीफ होती है, आपकी बिलीफ के खिलाफ कोई भी आएगा। अब गलीलियो भी आया तो उसको भी बोल दिया था कि ये गलत है। अगर आप किसी चीज़ में मानते हो, कोई अलग बात करते हो, यू बिकम एन आउटसाइडर। और आउटसाइडर को ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में पहले अपनाते नहीं है, लड़ते झगड़ते, फिर बात समझ में आती, फिर अपनाते। अभी का जो पूरा जनरेशन जो है, जितने भी यंग बच्चे, आप किसी से भी पूछ लीजिए ओ माय गॉड के बारे में, सबने बिल्कुल पसंद किया है। और जो बूढ़े हैं उन्होंने भी पसंद किया है। मैंने एक ही बात कही है, मैं सिंपली एक ही बात बताऊँ, इसका सार यही है कि मैं पत्थर में भगवान नहीं देखता हूँ, मैं इंसान में भगवान देखता हूँ, दैट्स इट। ये लोग इंसान में पत्थर देखते हैं और पत्थर में जान देखते हैं, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। इतना ही है, सिंपल है। पर ये तो सारी लड़ाई जो आपकी पार्टी कर रही है वो पत्थर में भगवान के लिए कर रही है। पार्टी करती होगी। पर जी आप बीजेपी के मेरी सांसद अपनी हैं। भी अलग सोच है। पर आप बीजेपी के सांसद हैं आप। हाँ, बीजेपी के हूँ, बिल्कुल हूँ। पार्टी नाराज नहीं होगी? आपको ख्याल है इस बात का? बिल्कुल नाराज नहीं होगी। मैंने मेरा ड्रामा का शो जो इससे भी तीखा है MPओं के लिए किया था, यहाँ पे बाल योगी ऑडिटोरियम में, किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने सराहा। RSS वालों के लिए भी शो किया है मैंने, सबने कही है सही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओह माय गॉड पार्ट 2 अगर आज बनाने की आपके अंदर इच्छा हो तो मौजूदा माहौल में जहां बात बात पर लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहे हैं, फिल्मों को बैन करने की, किताबों को बैन करने की, इसको बैन करने की, बैन का पूरा वो चल रहा है, तो क्या इस माहौल में आपके अंदर ये साहस हो पाएगा कि ओ माय गॉड पार्ट 2 बनाए? मुझे कहानी अच्छी मिलेगी, मैं अवश्य बनाऊंगा। कहानी की तलाश में हूं मैं बनाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 है बैन या ये वायलेंस वगैरह अभी का नहीं है, 2000
14-16 मई के बाद का इतिहास नहीं है, ये पहले से चल रहा है। हाँ। तो बनाई थी हमने, तब भी लोग बनाते थे, तब भी लोग किताबें लिखते थे। तो डरने की बात नहीं है, आप लोगों को समझाइए। डराने की बात तो है ही नहीं, उससे तो बात बनेगी नहीं। और जो बैन है उसके खिलाफ भी मैं हूँ। मैंने ट्वीट किया था, अगर मुझे शाहरुख से तकलीफ है तो मैं शाहरुख की फिल्म नहीं देखूंगा, ये मैंने मेरा प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन मैं दिबंग साहब को नहीं कहूंगा कि फिल्म मत देखे, ये गलत हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। पर पूरे देश में हो रहा है इस तरह का, हो रहा है, लोग फिल्में देख भी रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। अब वो तो सब होगी, वो तो सब होगी, हमको उसके खिलाफ ही लड़ना है ना। ये जो बात है ये आपकी पार्टी के अंदर भी तो है, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे इस तरह के लोग बात करते हैं। गलत है, आप जानते हैं आपकी गलत है, मंत्री कहते हैं या तो रामजादे और फिर वो, ये गलत है, उन्होंने क्या ये कहा? गलत है। ये मोदी साहब ने भी पार्टी मीटिंग में कहा है कि ये सोच, ये शब्द, ये विचारधारा गलत है। मैं मानता हूं गलत है। क्यों बार बार ये गलतियां हो रही हैं और लगातार हो रही हैं? और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, जिन्हें एक स्ट्रिक्ट नो नॉनसेंस किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो मोदी जी एक बार कहते हैं फिर लोग समझ जाते हैं। पर ये तो समझ कहाँ रहे हैं लोग? समझ रहे हैं, डेफिनेटली समझ, आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये तो बार बार बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान भिजवा दो। ये बात होती रहती है, ऐसी बातें का कोई मतलब होता नहीं है। पाकिस्तान भिजवा दो, कोई पाकिस्तान जाता नहीं है, और ना ही बीजेपी ने कोई ट्रैवल एजेंसी खोली है, ऐसा कुछ है नहीं। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि आमिर और शाहरुख की फिल्मों के बारे में जिस तरह से बातें हो रही हैं, हर एक मसले पे बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस दिखाई दे रही है, वो बतौर कलाकार आप कैसे फील करते हैं? और कलाकारों का सेक्शन है, उसमें जो एक इम्प्रेशन गया है आपकी पार्टी का, वो कैसा है? नहीं, कलाकारों में जो इम्प्रेशन गया है और जो इंटॉलरेंट का जो अवार्ड वापसी थी, वो सब बोगस है। दिस इज सर्कस। ये सबके जज्बात तब नहीं जागे थे 2014 के पहले। ये मेड टू ऑर्डर जज्बात हैं, ये डिजाइनर सेंटिमेंट्स लेके जो निकले हैं बाहर, ये सिंथेटिक ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, वो तब कहाँ थे? मैं ये पूछूंगा। अगर आप अभी के लिए सवाल उठाएंगे तो मैं तब के लिए सवाल पूछूंगा। ये सीधा बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये माहौल ऐसा तो आप मुंह ही नहीं खोल सकते। किसी ने मुंह खोला था इमरजेंसी के टाइम? सोसाइटी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, ऐसी बातें होती रहती है, ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए। सांसद होने के नाते, कलाकार होने के नाते मैं विरोध करता हूँ। मुझे लगता है जो सही हो मैं सही है बोलता हूँ। और मेरी फिल्म के खिलाफ भी हुआ था। मेरी ओ माय गॉड वहां पे लुधियाना में रिलीज नहीं हुई थी, क्या करें? पर परेश जी ये बताइए कि अगर आप एक तरफ तो कहते हैं कि कोई विरोध करे तो करे, पर दूसरों को नहीं रोकना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अवार्ड वापस देने हैं तो देने दीजिए। अरे दीजिए ना, कौन ना बोलता है? वी आर नॉट इंटॉलरेंट अबाउट इट। दे दीजिए ना, लाइए। और भी है तो, और अगर नहीं आपके ऊपर हम देते उसे रिटर्न कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक आमिर खान को, शाहरुख खान को ऐसा लगता है और किसी को लगता है तो लगने दीजिए। एक के कहने से क्या देश वैसा हो जाएगा? नहीं ये भाव। पर आप जब इतना विरोध, क्या होता है कि पूरे अवाम को किसी को बात, अभी ट्विटर आ गया, सोशल मीडिया के अंदर जिसको जो उगलना है उगल सकते हैं, जो जहर उगलना है उगल सकते हैं। अरे शुरू हो जाता है। मीडिया भी साथ दे रही है, मीडिया को भी इस बात को बंद करना चाहिए, मीडिया को भी इधर बहकाना नहीं चाहिए था। सबको मिलजुल के करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आपको कैसे लगता है कि मीडिया बहकाती है? आपको नहीं लगता? मैं पूछ रहा हूँ कैसे लगता है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे आपको लगता है? हेडलाइन देके क्या बार बार मारते रहते हैं, हैमरिंग होते रहता है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मीडिया को बहकाना नहीं चाहिए, बार बार एक चीज को नहीं दिखाना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जो विरोध करते हैं उनको भी बैलेंस में रहना चाहिए, जो बोलते हैं उनको भी बैलेंस में रहना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं आमिर शाहरुख को भी बोल रहा हूँ, परेश रावल को भी बोल रहा हूँ, सांसद एज एन एक्टर, पार्टी को, सबको बोल रहा हूँ। ये मेरी अपील है। मेरी फ्रीडम की वजह से आपके जज्बात को ठेस पहुँचती है तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, ये मैं मानता हूँ। ये तय कैसे करेंगे कि कब ठेस पहुंच रही है और कितनी ठेस पहुंच रही है और नहीं पहुंच रही है? वो तो अभी जो सामने वाला बताएगा, थर्मोमीटर मुंह में डाल के इतनी ठेस पहुंची, और क्या कर सकते हैं। शाहरुख या आमिर खान को असहिष्णुता नजर आती है, तो क्या लगता है कि वाकई इसमें कुछ सच्चाई, चिंता का विषय है, या कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? नहीं, राजनीतिक साजिश तो मैंने, क्योंकि न आमिर न शाहरुख इतने गिरे हुए लोग हैं नहीं कि वो राजनीतिक साजिश का शिकार बनेंगे, ना ही वो इतने शैलो है कि उनको ये करने की ज़रूरत है। वो बात है ही नहीं। उनको कहीं पे बात लगी होगी क्योंकि उन्होंने कही है, क्योंकि सुलझे हुए लोग बोलते तो आपको सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन बाद में विरोध भी होता है। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने आपको सर आंखों पे बिठाया, आप कुछ बात बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं विरोध करूँगा। लेकिन सबको बैलेंस रखना चाहिए, यही मैं कहता हूँ।
यही मैं पूछ रहा हूँ कि अचानक ऐसा विभाजन क्यों दिखाई पड़ने लगा, इसके पीछे क्या कारण है, कौन से तत्व ऐसे हैं? पता नहीं मुझे, मैं तो पहले भी कहा था कि मोदी जी आए हैं तो कुछ लोगों को दिमाग में कॉन्स्टिपेशन हो गया, अभी तक बात हजम नहीं हो रही है, यही बात है। क्या करे, कैसे हराए? जो बंदा आ गया, इतना रिलेंटलेस मीडिया के प्रेशर के बावजूद अगर पीएम बन गए हैं, इतना सब कुछ हो गया, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग रीजन भी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पर परेश जी, आप क्या वाकई में ऐसा मानते हैं? क्योंकि मोदी जी आए नहीं हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है। हाँ, वही तो अभी भी लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को, जो लोग ये कर रहे हैं विरोध, उनको लगता है, बीजेपी को नहीं लगता है, कांग्रेस वालों को लगता है, जो भी बाकी लोग हैं उनको लगता होगा। चलिए थानवी जी, एक तो आपने ये कहा कि पहले बोलना चाहिए था, अगर पहले कोई नहीं बोला है तो उसको बाद में बोलने का हक क्या नहीं रहता है? पहले लोगों ने मोदी जी को बहुमत नहीं दिया, इस बार दे दिया, उस वक्त आप उनसे ये सवाल तो नहीं कहते कि आपने पहले हमको क्यों नहीं दिया था? तो पहले हम लोगों ने विरोध नहीं किया तो पहले लिखने के लिए लोगों को गोली भी नहीं मारी गई। आपने कहा ऐसा होता आया है, आप बताइए कि पहले भारत में किसी को नाटक करने के लिए, किसी को लिखने के लिए उसकी गोली मार के उसकी जान ले ली गई हो, किसी को किसी खाने के नाम पे शक पे कि आपने ये चीज खाई है और हम तय करेंगे नहीं खानी चाहिए, उसको जान से मार दिया गया हो। आप जवाब दें उससे पहले बता दूं कि थानवी जी गए थे हाँ राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए इस मुद्दे पर। जी मैं जानता हूँ, डेफिनेटली जानता हूँ, नहीं मैं मानता हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये बात फिर से कहूंगा कि तब क्यों नहीं कहा था, इतने साल से जो हो रहा था तब क्यों नहीं कहा था? यानी मोदी जी को चुन के लोग लाए तो ये सवाल पूछा जाए कि क्यों लेके आए, जिन्होंने तो कोई सवाल नहीं हुआ या तो इतनी क्या इंतहा हो गई, इतना क्यों ऐसा हो गया कि बस अब जाके करना पड़ेगा ये सब? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पिछले दिनों में इस किस्म की गतिविधियां देश में बढ़ी हैं। आप अखिलेश जी के सामने, दफ्तर के सामने गए थे कोई भी? जो दादरी गांव पे, वो कर्नाटक में, वहां पे कोई गए थे क्या? आप सीधे पीएम को निशाना बना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं, बस एक ये उनका, वो क्यों नहीं किया? फिर वो करना चाहिए था ना। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं नहीं, मैं तो ये पूछता हूँ अलग अलग होगी, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं किया? 2 बार जो है गलती हो तो उसका मतलब वो सही हो जाती है, ये तो दलील नहीं। मैं कहता हूँ ये गलत हुआ है, किसी की भी हत्या करनी खाने के मामले को लेकर या किसी भी ड्रामा के मामले को लेकर हत्या करनी गलत बात है, लेकिन उस बात को पकड़ के जो चला था, जो पूरा सुनामी आ गया, मैं उसकी बात को, बाद में पूरा इंटॉलरेंस का ऐसा लेबल लग गया, हिंदुस्तान पूरा ये है और इनके राज में ऐसा हो रहा है, सिर्फ पीएम को ही जो टारगेट किया गया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर अखिलेश जी के सामने गए होते या यूपी गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट के सामने टारगेट किया गया है, प्रधानमंत्री को नहीं किया गया है। कई जगहों पर ऐसे संगठन शामिल हैं जो भाजपा से ये जाता था सर कि भाजपा के राज्य में ही ये हो रहा है, ये भाजपा ही करवा रही है। आज भी हम लोग जो बैठे, मुझे भाजपा का सांसद उसी वजह से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा की सरकार है, काबू तो कर सकती है। तो काबू का स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है, बोलते कि भैया फेडरल स्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हो, हमारे काम में आप दखलंदाजी कर रहे हो। कोई रचना हो, आर्ट का, कोई सिनेमा हो, कोई किताब हो, एक सेंसर बोर्ड है, होम मिनिस्ट्री के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, पेटेंट, ये सब होने के बाद फिर बॉयकॉट की बात, जाके वहाँ तोड़ फोड़ करने की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये हुसैन साहब से लेके और आज तक चल रहा है, दिलवाले तक, ये जो लोग करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय? उनको सरकार कैसे डील नहीं करना चाहिए? हुसैन साहब के वक्त कहने भर से नहीं, कहने को तो मैंने देश के हाईएस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए और वो कौन पैरामीटर तय करेगा? कि जो स्टेट गवर्नमेंट, समझ गया, स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। मुझे पता है कि महेश भट्ट साहब की पिक्चर के लिए गुजरात के अंदर ही उनको प्रोटेक्शन दिया गया था, जिस्म 2 या जिस्म 1 ऐसी कोई फिल्म, तो मैं नाम भूल गया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया था, इसी मोदी सरकार ने प्रोटेक्शन दिया था। जिन्होंने विरोध किया, गलत जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का, कोई लेनी चाहिए एक्शन, नहीं लिया वो भी बात सही है, लेनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आपने किसी स्टेट के सीएम को 9-9, 10-10 घंटा बिठा के ड्रिल किया, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी अगर कांग्रेस में होते तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। पाटीदार आंदोलन है, जिस तरह से हैंडल किया मुख्यमंत्री ने, और अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता था। हम उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते जो हमारा नाम रोशन है। आगे चलें, चले। परेश रावल जी ने उनको ट्रेनिंग दी है, कैसे बोला जाए, कैसा भाव दिखाया जाए, ऐसा परेश रावल जी ने ट्रेनिंग दी, मैं नहीं जानता।
अगर परेश रावल जी की कोई इसको चाहते हैं तो हम भी परेश रावल जी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि परेश रावल जी ने उनको ट्रेनिंग दी है, तो राज बब्बर तो आपके पास भी हैं। जी हाँ, आप ट्रेनिंग यहाँ भी दिलवा सकते हैं। परेश रावल जो सफल हुए शायद राज बब्बर नहीं हो पाए, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर परेश रावल जी अगर हम लोग को देना चाहे तो दिग्विजय सिंह भी परेश रावल जी से ट्रेनिंग लेना चाहेगा। अगर आप भाषण देने की ट्रेनिंग देना चाहें तो दिग्विजय सिंह तैयार हैं। ये स्कूल खोल दीजिए, ये एक अच्छा आइडिया है ये। इस पर आपको क्या कहना है? पहला स्टूडेंट कौन होगा, राहुल जी? नहीं हमारा ही शो था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि आपने ट्रेनिंग दी नरेंद्र मोदी जी को, भाषण कैसे दिया जाए, हाव भाव कैसे लाया जाए, आवाज़ को कैसे धीरे किया जाए, कैसे ऊंचा किया जाए, कैसे इधर इधर देखा जाए। क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग आपने? दिग्विजय साहब ये भूल रहे हैं, मोदी साहब कवि भी हैं। जो कवि होता है ना, वो लैंग्वेज के मीटर को अच्छी तरह जानता है, कहाँ सम पे आना है, कहाँ आरोह अवरोह करना है, और कविता का पठन भी करते थे मोदी साहब। तो मोदी साहब को ये सिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि अगर परेश रावल दिग्विजय सिंह को ट्रेनिंग देना चाहें तो दिग्विजय सिंह तैयार हैं। थैंक यू। मना कर दिया आपने? हम उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा नाम रोशन करे। मुझे ये पूछना था कि आपकी पहली मुलाकात किन सर्कमस्टांसेस में हुई मोदी जी से? जैसे आप स्वरूप जी को देख के आपने बोला कि ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी, क्या आपने मोदी जी को देखा और बोला ये व्यक्ति जो है ही इज माय लीडर? मैं मोदी जी को तो आई थिंक 2006 और 2007 में पहली बार मिला था, लेकिन मैं वाकई प्रभावित हुआ था एक बात से 2001 में जब वो सीएम बने, और उसी दिन शाम को 5 बजे उन्होंने साबरमती के अंदर पानी छोड़ा था, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। ये कमाल के लीडर हैं जो इस किस्म का काम करते हैं। फिर मैं आगे उनके बारे में पढ़ता गया, जो भी बातें होती गई। फिर ऑफकोर्स मेरा इंटरेस्ट इस बात पे रहा था कि जिस तरह से लोगों ने उन पे आरोप लगाना शुरू कर दिया था, हर किस्म के, एवरीबॉडी नोज, और उसमें से जब बरी हो गए और कुछ मिला नहीं उनके खिलाफ, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि एक आदमी है जिन्होंने किसी का मुंह बंद नहीं किया, रिलेंटलेसली मीडिया उनके ऊपर बरस रही थी, अनाप शनाप बक रहे थे, बातें कर रहे थे, अलग अलग किस्म की उनको लेबल दे रहे थे, उसके बीच उन्होंने अपनी गरिमा रख के काम किया, सिर्फ स्टेट के बारे में सोचते रहे। और जब भी आता था, अभी आज ये एक बार नेशनल हेराल्ड में जाने से इतने हिल गए हैं। आपने किसी स्टेट के सीएम को 9-9, 10-10 घंटा बिठा के ग्रिल किया, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने कभी उसके बारे में हल्ला नहीं मचाया, और ना ही प्रेस ने उसके बारे में उनकी तारीफ किया, जो भी कुछ कहा नहीं। तो मैं ये जो सारी बातें हैं, दूसरी बात ये प्रभावित करके कि इनके इरादे हैं काम करने के, और सबसे अहम बात है कि भ्रष्टाचारी नहीं है। उनके फैमिली मेंबर को देख लीजिए आप, उनके फोटोग्राफ भी देख लीजिए। मिले कब थे उनसे पर्सनली? मैं तो मिला था उनको 2006 या 7 में मिला था, और तब तक तो मैं काफ़ी सारी बातें जान चुका था उनके बारे में, और मुझे लगा था कि है कमाल के लीडर हैं, ये लोगों के बारे में काम करते। लेकिन ये जो चुनावी मैदान में उतरने का मैंने तय तब किया, मुझे लगा अब ये मौका है कि मोदी साहब पीएम बन सकते हैं, तो मेरी तरफ से जो भी मैं योगदान कर सकूं, और मुझे टिकट दी गई। लेकिन आज भी मैं कहता हूं मैं पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं मोदी जी के साथ हूं, इतना मैं कह सकता हूं। मोदी जी अगर कांग्रेस में होते तो मैं मोदी जी के साथ होता, ये मैं कहता हूं। और मोदी जी से जब आप मिले तो उन्होंने आपकी फिल्में देख रखी थी? नहीं, जो नाटक के बारे में जानते थे, तो मेरे ख्याल से सरदार पटेल नाम की फिल्म देखी थी, और सुना था आपको। अब गुजरात के अंदर मिलते जुलते रहते, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के लोग भी, एक एक्टर आया हो तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है, दैट्स इट। वो जो चहल पहल हो जाती है उसको आप पसंद करते हैं? मैं एक बात बताऊं दिबंग साहब, आई मीन टू माय क्रेडिट और इवन एट द कॉस्ट ऑफ मॉडेस्टी, मेरी इतने साल की 30-32 साल की फिल्म के करियर में मैं मीडिया से इतना मुखातिब नहीं हुआ हूँ जितना पॉलिटिक्स में आने के बाद हो रहा हूँ। मैं हमेशा मीडिया से भागने वाला, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के पास तब आना चाहिए जब मेरे पास कहने के लिए कुछ हो। बार बार मीडिया के पास आना, मीडिया भी बोर हो जाएगी, लोग भी बोर हो जाएंगे जी, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दूर रहता हूँ जी। लेकिन पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, दैट्स इट। गुजरात में आप एक स्टार हैं, लोकल स्टार हैं, वो आपको एक पसंद आते, कैसे लेते हैं आप उस स्टारडम को?
स्टारडम को मैं देखता हूँ, लोगों का प्यार है, लोगों का रिस्पेक्ट है। और स्टारडम, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक्टर एज एन एक्टर मेरी पहचान हो, मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। स्टारडम के नीचे एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है। आई वॉन्ट टू बी नोन एज एन एक्टर। सर 2014 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे तो आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि इस देश को बेनेवलेंट डिक्टेटर चाहिए जी। तो एक तो वो अपने आप में बड़ा विरोधाभासी शब्द है कि दयालु तानाशाह, और ऐसा क्यों कहा था, और क्या आपको लगता है ज़रूरत है वैसी, और क्या वैसी तानाशाही की तरफ देश जा रहा है? यहाँ पे जिस तरह से लोग काम करते हैं, हमारी जो सिस्टम जो है उसमें जो काम होता है, मैं खाली एग्जांपल ये दूंगा कि जो मुझे याद है कि जब संजय गांधी साहब थे तो ट्रेन बसेस वगैरह सब टाइम पे आती थी, वो जब हुआ था तो, लेकिन वो अमसूर न पकड़े। लेकिन अगर अच्छे इरादे वाला डिक्टेटर हो जो काम कराना जाने, थोड़ी शिथिल गति है हमारी है? इस सरकार में क्या वैसी तानाशाही क्या नहीं, तानाशाही बिल्कुल नहीं है, तानाशाही नहीं है, लेकिन ये होता है कि काम करो भैया, काम कराना बहुत जरूरी है। पर परेश जी, अगर आप संजय गांधी को याद करते हैं और आप उसकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, ये तो बहुत गलत सुर हो गया आपका बीजेपी में रहते हुए। नहीं, मैं जो अच्छी क्वालिटी, इसलिए मैं कहता हूं उसी सुर में बात नहीं करेंगे हम। जो होता था काम होता था, लोगों को काम से मतलब है। अभी भी कह रहे हैं कि हाँ संजय गांधी ने जो किया आप सब किया, ठीक है, संजय गांधी ने जो किया, सारी बातों को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। तब जो था ना माहौल था कि ट्रेनें टाइम पे आ जाती, बसेस टाइम पे आ जाती है, तो लोग उससे खुश थे। परेश जी, इस पे हल्ला तो नहीं होगा आपको, ऐसा तो नहीं लगता? आप चाहते हैं कि आप ऐसे आपके पास विद्यार्थी हों जो आपका नाम रोशन करे, तो आपकी पार्टी को आपका ये टैलेंट पुणे में क्यों नहीं दिखाई देता? वहां पर इतने निम्न किस्म के कलाकारों को बैठाए थे पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी में। हाँ, ऐसी जगहों पर ऐसे कलाकार को बैठाया था। आप जैसे जब टैलेंट उनके पास है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, अच्छा कलाकार होना और अच्छा मैनेज करना, मैनेजरियल एबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, ये अलग बात है। मैं एक अच्छा अंपायर हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी बैटिंग भी कर सकता हूं, ये बात अलग है, ये विषय अलग है। अगर मुझे कहेंगे तो भी मैं उसके लिए लायक नहीं, योग्य नहीं। लेकिन ज्यादा इंस्पायर करेंगे किसी एस्पायरिंग एक्टर को? नहीं, उसके अंदर वहां पे मैं ये मानता हूं कि वहां पे लोगों को इंस्पायर करने वाले तो चाहिए, लेकिन मुझ में वो बात नहीं है कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारियां वो मैं संभाल सकूं। आई डोंट हैव दैट क्वालिटी। नहीं, लेकिन और आपके यहाँ और भी टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल निम्न किस्म के, निम्न स्तर के किसी कलाकार को वहाँ कलाकार है भी कि नहीं, कला का नाम जोड़ा जाए या नहीं? नहीं, अभी वो लोग कर रहे हैं। मतलब बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। मैं नहीं बनने जा रहा हूँ। और परेश जी, ऐसा भी आपने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा उनका जो चयन किया गया, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। किससे? जो FTII के चेयरमैन जो बनाए गए। हाँ, मैं एक बात कहूँ, देखिए वो तो मैंने कहा भी था, काफ़ी इंटरव्यू में कहा कि मैं गजेंद्र सिंह के उन्होंने जो फिल्म की है, जो भी कुछ है, उससे अगर उसको सिर्फ देखें तो ही इज नॉट फिट। लेकिन इनटॉलरेंस की बात कहाँ आती है? क्या कम से कम आप गजेंद्र सिंह से सुने तो सही कि उनका रोड मैप क्या है, उनका प्लानिंग क्या है। हो सकता है वो भी सरप्राइज कर जाए कि मेरा प्लानिंग ये है, मैं ये कर सकता हूँ स्टूडेंट की, वो भी सुनने का मौका नहीं दिया, वो भी सुनने का मौका। अगर आपको एक इंटॉलरेंस से लगता है तो ये भी है ना स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट कुछ जानते नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो उठ के सवाल करते हैं। कम से कम उनसे सुनिए तो सही उनका प्लान। वो भी किसी ने सुना नहीं, ना किसी ने पूछा कि ठीक है भैया आप आ तो गए, आपका प्लान सुनने के बाद में उनको रिजेक्ट कीजिए ना, या एक्सेप्ट कीजिए, वो तो करना चाहिए था ना। जी, पर मैं इस सवाल पे नहीं, मैं दूसरे सवाल पर हूँ। आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मौका था जिससे बचा जा सकता था, और ख़ासतौर पर आप जैसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जिनका सीधा अच्छा एक्सेस है प्रधानमंत्री जी से और लोगों से, क्या आपको लगता है कि इतना पावर में आ गई है बीजेपी, पर कैसे चलाना है उसमें कहीं ना कहीं अटकती है? वो बात अटकती कहाँ है? क्या बातचीत नहीं हो पाती? देखिए देवांग साहब की जो अगर नाम मसलन अब किसी का नाम भी दे दिया, उनके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम है। कोई आते फिर लगता है कि नहीं भैया मैं तो आ गया, मुझे बिठा तो दिया, लेकिन मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूछ लिया है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को ना नहीं कह सकता तो मैं बैठ तो गया हूँ। ये भी हो सकता है दूसरों के मामले में, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता। मैंने खुद ने पूछा है 2 लोगों को, बोलता है नहीं यार टाइम नहीं है परेश यार, इतना समय कौन दे पाएगा, इससे अच्छा मैं फिल्में करता हूँ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऐसा हुआ है। एक चीज़ जो देखी गुजरात की आपके जहाँ से राज्य में है कि राज्य में बीजेपी पिछले जो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ग्राफ गिर रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री आनंदीबेन की वजह से है या लोग मोदी के काम से निराश हैं? कैसे आंकते हैं आप इन्हें?
देखिए, एक बात है, जो आंदोलन हुआ तो उसकी असर ग्रामीण विस्तार में हुई है, शहरों में नहीं हुई है। तो सिर्फ इसी बात को पकड़ के चलना कि काम से कोई नाखुश नहीं है जी, काम से कोई नाखुश नहीं है। एक बात मैं बताऊं, आनंदीबेन के काम से कोई भी नाखुश नहीं है। बिल्कुल उसी स्पीड से काम हो रहा है जिस स्पीड से मोदी जी के टाइम होता था। होता क्या है कि अगर एक लीडर इतना बड़ा इस कद का लीडर चला जाता है, उसके बाद जो आता है थोड़ा संभालने में टाइम लगता है, बट काम उसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन ये जो आंदोलन आ गया, पाटीदार आंदोलन, उससे फर्क पड़ा है। दैट्स इट। आपको लगता है कि जो पाटीदार आंदोलन है, जिस तरह से हैंडल किया मुख्यमंत्री ने, राज्य के नेताओं ने, आप राज्य से आते हैं, इसको और अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता था? एबीपी न्यूज ने एक पोल करवा, पोस्ट एनालिसिस इज ऑलवेज इजी जी, उसीलिए मैं कह रहा हूं वो एक एडवांटेज लेते हुए। मेरी दिबंग साहब, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है इतना, ये सारे इतने बड़े पॉलिटिक्स को समझना कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके रख सकूं। वो करेंगे, वो लोग, उनका काम है, माहिर लोग हैं। आप जो अहमदाबाद में आए, वो ऐसे सांसद के लिए आए जो इतने रिकॉर्ड बार चुने हुए थे। क्या आप अहमदाबाद से टच में हैं? कोई, आपने कहा था मैं ऑफिस खोलूंगा, वहां पर कोई ऑफिस खुला है? कुछ ऐसी बातचीत हुई है? खानपुर कार्यालय में मेरी ऑफिस है, मेरी टीम है, नंबर 1। नंबर 2, मैं वहाँ पे आप लास्ट ईयर एंड हाफ के अंदर मैं करीब 72 या 74 टाइम्स गया भी हूँ वहाँ पे, और मैं टच में हूँ। मेरा फ़ोन है, फैक्स है, सब ईमेल वगैरह सब कुछ, सब टच में है। हमने अपने संवाददाता से वहाँ बात की, उन्होंने कहा कि उनके नाम के तो पोस्टर लग गए थे कि ये दिखाई नहीं देते हैं। पाटीदार आंदोलन के टाइम कुछ लोगों ने लगा दिए थे। अभी उनको कहाँ रोकने जाऊंगा? उनको पोस्टर के ऊपर तो बाकी सब कुछ भी लिखा हुआ था, वो कहाँ रोकने जाएंगे हम? उन्होंने लगा दिए, लगा दे। आपने कहा कि मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि मुझे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना था। पॉलिटिकल ये मेरा करियर नहीं है। बिल्कुल। जिस सांसद का पॉलिटिकल करियर ही नहीं होता, वो अपने क्षेत्र को कैसा संभालेगा, एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि मैं नहीं बन सकता फिल्म इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे बिल्कुल, मैं उसमें फिट नहीं हूँ। एक सांसद को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिए। और तीसरी बात, आपने कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर ही इतना नहीं है। तो एक सांसद से आज बहुत सारे लोग बहुत सारी अपेक्षा करते हैं। अभी देखिए, आप सिर्फ धागा पकड़ के स्वेटर खोल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। खुलता वैसे ही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी माने FTI का जो जॉब है वो नहीं है, करेक्ट। उसकी स्पेसिफिक लगती है, एक रिक्वायरमेंट होती है हर जॉब की, वो मुझ में नहीं है। नंबर दूसरी बात है पॉलिटिकल करियर की। पॉलिटिकल करियर इसलिए कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल करियर बनाऊंगा, अगर मुझसे काम नहीं हुआ तो मैं उतर जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझसे काम नहीं हुआ मैं चला जाऊंगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन नाटक, फिल्म और पॉलिटिक्स, इनमें आप समय देते समय, और आपका परिवार, हाँ, क्योंकि आपका परिवार तो बहुत, आपने जिस हिसाब से शादी की उसमें तो बिल्कुल परिवार से जुड़े हैं आप। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा इन सब में आप कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने क्षेत्र को कितना समय देते हो? सीधा मैं आपको पूरा हिसाब देता हूँ। 110 या 115 दिन आपके सेशन के लगते हैं, करेक्ट है। बाकी के कितने दिन रहे? 255, 250, ठीक है। उसमें का 50-60 दिन निकाल लीजिए, माने मसलन हो गए 5 डेज अ मंथ कॉन्स्टिट्यूंसी के, ठीक है। कितने रह गए? फिर भी 200 दिन को, तो मेरे जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट को 200 दिन के अंदर मैं फिर भी 5 या 6 या 7 फिल्म कर सकता हूँ। हालांकि मैंने 1.5 साल के अंदर सिर्फ एक ही पिक्चर की है, लास्ट 1 ईयर एंड हाफ में एक ही पिक्चर की है मैंने। देखिए, पहले एक बात मैं बता दूं कि मैं एक्टिंग तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, इसी वजह से MP बना हूँ। तो जो मेरी रोजी रोटी है, जो मुझे कमाना है, फिल्म लाइन से कमाना है, इसमें से नहीं कमाना है मुझे, सीधा हिसाब है। ये जो आप अहमदाबाद में गए, एक ऐसे वहाँ सांसद थे जो अडवाणी जी के बहुत करीब थे, उनको बिठाना था किसी तरीके से, तो मोदी जी ने आपके स्टारडम का इस्तेमाल किया, आपको वहाँ पर उम्मीदवार बना दिया, हिरेन पाठक को बिठा दिया गया। जो लोग जानते हैं, अंदर से टिकट जब बटी तो उस पर भी काफ़ी खींचतान मची। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे बुलाया गया, मैं बैठ गया, मुझे आगे पीछे कुछ ना मैं सोचा है ना मैं सोचना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, मुझे बुलाया, आपको लड़ना है, मैं लड़ रहा हूँ, सिंपल। पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स में जो भी कुछ पॉलिटिक्स, उसमें मैं क्यों पढ़ूँ? वो मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय, मुझे जिम्मेदारी की, मैं सांसद होने के नाते मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना, उतना ही मेरा विषय है, उतना ही मेरा फोकस है। आगे पीछे मैं नहीं जानता हूँ, ये भी इतनी भी बातें भी मैं करता हूँ पॉलिटिक्स की, थोड़ी बहुत मेरी जानकारी इसकी वजह से, वरना ज़्यादा नहीं है मेरी जानकारी। पर आप जानते हैं कि वहाँ एक ऐसे सांसद थे जो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर जानते थे।
लगातार लगे रहते थे, मतलब 24/7। मुझे भी जानेंगे ना, मुझे भी जानते हैं। आपसे पहले आप देखिए तो धर्मेंद्र चले गए, अमिताभ बच्चन लौट गए, गोविंदा वापस लौट के चले गए। अब उनके रीजन रहे होंगे। आप ही की पार्टी के आपके एक दोस्त हैं, पार्टी में भी हैं, नहीं भी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शत्रु नहीं हैं। शत्रु साहब? हाँ, शत्रु साहब के बारे में, जैसे पार्टी के मेंबर है, हमारे एमपी है। पर आपने बिहार में उनकी भूमिका देखी। अरे आप बड़ा लंबा खींच रहे। मैंने कहा ना, शत्रु साहब हमारे एमपी है, उससे आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, पर आपने मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ही सोचता हूँ दिबंग साहब, आगे पीछे खींचिए मत आप। नहीं, पर थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा अखबारों में, जिस तरह की वो बातें करते हैं। जो मैंने पढ़ा है मैं सब थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे। अखबारों में पढ़ी हुई चीजें, उसमें आप अपना दिमाग अखबारों में रहने दीजिए। आपने उनसे कभी बात की बिहार के बारे में? नहीं। वैसे आप उनसे बात करते हैं कभी? हाँ, करता हूँ, मेरे सीनियर है और मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं। आप नहीं चाहते कि अयोध्या में इस तरह से मंदिर बने जिस तरह से बात? मैं पत्थर में भगवान नहीं देखता हूँ। 5 साल के लिए हम धर्म कर्म की बात नहीं करेंगे। सिर्फ 5 साल मोदी जी को एक गिफ्ट दे दे, इतना करना बहुत जरूरी है देश के लिए, विकास के लिए। इसी का रोल आप करेंगे? जी। क्या आप हार्दिक पटेल को देशद्रोही मानते हैं? और एक आंदोलन अगर आरक्षण की वो कर रहे हैं तो उसके एवज में उनको जेल में और देशद्रोह के इतने मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। मामला अदालत में है तो लेट अदालत से ना, जब तक मामला अदालत में तब तक मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, वो आपके स्टेट से आते हैं, गुजरात से, तो क्या वो उनका आंदोलन सही था या गलत था? गुजरात के अंदर ऐसा आंदोलन होता है, दुख होता है और कुछ नहीं। गुजरात इतना जो शांति से चल रहा था और पाटीदार सबसे बड़ा हिस्सा है गुजरात का, गुजरात की उन्नति का। अगर उस वर्ग को अगर आंदोलन करना पड़ता, दुख होता है। जब बिहार चुनाव हुए तो जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने कहा आरक्षण के बारे में, क्या आपको लगता है कि उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए या पार्टी का मार्गदर्शन ऐसे करते रहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुझे एक तो आरक्षण के बारे में इतनी कोई इन डेप्थ जानकारी बिल्कुल है नहीं, और दूसरी बात है कि भागवत साहब ने जो कहा समीक्षा के बारे में, समीक्षा की बात कर रहे हैं ना, जिसको बार बार ढोल पिटा जा रहा है कि उसकी वजह से चुनाव का जो परिणाम आया, जो नतीजा आया, वो बदल सकता था अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता तो। इसके बारे में मैं ज़्यादा पता नहीं है, मुझे क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं, क्योंकि मेरा कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। रियल लाइफ से रियल लाइफ में आए हैं, कोई मुश्किल आपको लग रही है? क्यों? इसमें रीटेक नहीं है। हाँ, तो रीटेक में फायदा है ना, जो आप देखो क्या अपनी लाइन सुधार सकते हैं। सच्चाई से बात करते हो ना, तो फिर यहाँ रहो कि वहाँ रहो, कहीं भी रहो, कोई प्रॉब्लम। जब कन्विक्शन से बात करो, अगर मुझे गोल गोल बातें करे तो मेरे लिए तकलीफ होती कि मैं वहाँ भी अलग हूँ, यहाँ भी हूँ, वैसी कोई मेरे लिए दिक्कत है नहीं। पर पिछले दिनों आप जो एक मुद्दे पर खूब बोले और हाउस में भी खूब बोले, वो एजुकेशन माफिया पर बोले। आपने कहा ये एजुकेशन टेररिज्म है, और आप बोलते बोलते भगवान तो क्या, आपने कहा रजनीकांत भी इसको नहीं सुलझा सकता। क्या आप संक्षेप में उसको कहेंगे कि क्या आपका वो बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मैं मिडिल क्लास से आया हूँ, मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ होती है। पहले तो स्कूल के अंदर दाखिला दिलाने के लिए आपको कैपिटेशन फ़ी वगैरह सब भरना पड़ता है, और जैसे स्कूल के अंदर आप आ गए उसके बाद सीधा कोचिंग क्लास में डालो, क्योंकि अगर कोचिंग क्लास में नहीं जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखिए 60% प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं कोचिंग क्लास में, और 83% हाई स्कूल के बच्चे जाते हैं कोचिंग क्लास में। करीबन 1.5 लाख करोड़ का कारोबार है ये पूरा कोचिंग का, जिसका अनअकाउंटेड मनी है या अकाउंट होता वो दूसरा विषय है। तीसरी बात यह है कि अगर स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, ये उनको पता है कि यहाँ थोड़ी पढ़ाना है तो घर पे आ जाएंगे बच्चे, और पहले मुर्गी की पहले अंडा ऐसा हो गया है ये कि कोचिंग क्लास बढ़े हैं, उसकी वजह से स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते हैं, या टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं इसकी वजह से कोचिंग क्लास बढ़े हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है ये रिलेशन। और मैंने जो टेररिज्म का कहा था कि हमारे गवर्नमेंट के पास सूची नहीं है कितने कोचिंग क्लास है, कितना कैसे कारोबार ये चल रहा है, कुछ है ही नहीं। और कोचिंग क्लास में मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ाते नहीं है, आपको टिप्स देते हैं हाउ टू स्कोर वेल, बट वो माने जो भी आपका एक एजुकेशन का अप्रोच होता है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच, वो आपका इवेल्यूएट होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, या इंटेलेक्चुअली कुछ स्पिरिचुअली होना चाहिए, ये तो ख़त्म हो गया, ये है ही नहीं।
यू जस्ट गिव अस मनी, यू विल पास। ये सिंपल फंडा हो गया है। आज तो बच्चा स्कूल से आता है सीधा फटफट खा के सीधा कोचिंग क्लास में जाता है, ताकि होता क्या है कि बच्चा स्कूल में सोता है, बच्चा मर जाएगा इसके अंदर। ये मैं समझता हूँ, ये बड़े दुख की बात है, ये रोकना चाहिए, यही है। तो इसमें आप चाहते क्या हैं, आपकी क्या मांग है इस पे, इसको कैसे इसको रोकना चाहिए, माने उसका पूरा सूची बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को स्कूल के अंदर भी जो टीचर हैं, कॉलेज में जो टीचर वगैरह हैं, उनके साथ भी मीटिंग वगैरह करनी चाहिए। जो अगर हमको पता पहले तो प्रॉब्लम है एक्सेप्ट कर ले, बाद में सुधारने की पहले प्रॉब्लम तो ये तो एक्सेप्ट कर ले हम। परेश भाई क्या, लेकिन आप जो आपने कोचिंग को बंद करने की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं करेंगे? 1.5 लाख करोड़ का कारोबार होता है तो कितने बड़े फोर्सेस अंदर एक्टिव होते हैं, वो धीरे धीरे होगा। गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ेगा, मैं अकेला जाके करूँगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी वाइफ भी एजुकेशन के बड़े पैमाने पे काम करती है, वो भी शी इज टीचिंग टीचर्स एंड क्योरिंग डिसलेक्सिया थ्रू ड्रामा, लिटरेचर, स्पेशल एजुकेशन, माने ड्रामा इन एजुकेशन, वो सब करती रहती है। गाँव में जाके करती है, शहरों में नहीं करती है। तो मुझे पता है एजुकेशन की वैल्यू क्या है। जब हाउस में गए तो आपने एक भाषण दिया लंबा चौड़ा, इस पर मैं ये जानना चाह रहा था कि कैसे तैयारी, कैसे वो प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो ये मुद्दे हैं मेरे, ये मुद्दों पे मुझे बोलना है, कैसे बोलना है वो मैं तय करता हूँ। तो आपने कुछ फिक्स किया हुआ है कि मेरी मन की बात, परेश रावल मन की बात कितने दिन आया करेगा पार्लियामेंट में? या मैं इस लेवल का मजाक उड़ाना भी पसंद नहीं करूँगा। मैं जिस तरह जो आप चाह रहे हैं, जो आपका इशारा है, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं। हाँ, परेश रावल मन की बात हो, मोदी जी के मन की बात को लेकर आप जो आपका निशाना है वो गलत है, ये मैं समझता हूँ। नहीं, पर इस जो मैं बैलेंस की बात कर रहा था, इफ यू रिमेंबर, ये बैलेंस इधर भी आता है। आपको लग रहा है कि बैलेंस इधर चला गया? हाँ बिल्कुल चला गया। गलत चला गया ये? आपको पता नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगा कि बैलेंस इधर चला। कहता हूँ ना, कोई तैयारी है कि इन मुद्दों पर बात होगी, इन मुद्दों को उठाना है, ये मुद्दे मेरे करीब हैं। कुछ मुद्दे हैं मेरे जहन में, उनको उठाना चाहिए और बोलने का मौका मिले तो करना चाहिए। सवाल भी पूछते रहता हूँ, ये मेरा काम है, कर रहा हूँ, उसमें कोई तीर नहीं मार रहा हूँ मैं, मेरा काम है, करना चाहिए। संसद में आपने बताया कि आप अभिनेता हैं, इसलिए आपको सांसद बनाया गया, तो संसद में आपने रंगमंच और सिनेमा को लेकर के कितने मुद्दे उठाए हैं आपके हिसाब से? मैंने अब तक एक भी मुद्दा नहीं उठाया है। मैं रंगमंच का उठाने वाला हूँ। रंगमंच का मेरा काम चला है, बम्बई में चल रहा हूँ, गुजरात में चल रहा है, 1-2 अच्छे थिएटर खुल जाए। नंबर 1, जिस क्वालिटी के प्लेस होते हैं, जैसे NSD है, भारत भवन है, वो सब के वहाँ अच्छे क्वालिटी के प्लेस होने चाहिए। बात रही सिनेमा के बारे में, क्योंकि जब तक हम सब एकजुट नहीं होते, पूरा एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। वो फिल्म वाले मुझे कहेंगे तो मैं करूँगा, मैं अपनी तरफ से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म वाला आया और फिल्म की बातें उठाना चाहता है, सिर्फ इसी डर की वजह से, और कुछ नहीं। और डर भी नहीं, कहीं ये सोच ना हो उनको। आपने OMG में तो भगवान का खूब मजाक बनाया, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में आप धार्मिक हैं? और क्या आप चाहते हैं कि जो राम मंदिर है अयोध्या में बनना चाहिए, भव्य होना चाहिए, समय पर होना चाहिए? मैं एक बात बताऊं, मैं राष्ट्र धर्म में मानता हूं और मानव धर्म में मानता हूं। भले मैं जनेऊ पहनता हूं, लेकिन मैं 2 धर्म में मानता हूं, बाकी सब धर्म बराबर है, उससे आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बट ये आपकी पार्टी के कोर इश्यूज में माना जाता है, एक भव्य राम टेम्पल इन अयोध्या, एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। पार्टी का हूँ मैं, बीजेपी का सांसद हूँ, लेकिन मेरी सोच भी अलग हो सकती है ना। सेंसर बोर्ड के प्रमुख जो हैं वो अलग ढंग का मोदी जी पे बात करते हैं, आपके बारे में है कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, कुछ उस बारे में बताइए कि किस तरह से आप सोच रहे हैं। मैं जो फिल्म बनाना चाहता हूँ प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है, नहीं तो मैं चुनाव के वक्त बना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, मुझे फिल्म अलग तरीके से बनानी है, इसी वजह से हम लोग अभी तक स्क्रिप्ट के पीछे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ माने एक बात यह है कि इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और क्या क्या माने प्रोपेगेंडा नहीं है मोदी जी का, वो बात नहीं है ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और मोदी का रोल आप करेंगे? जी। विलन कोई नहीं है? विलन रखा ही नहीं है आपने अपनी? हमारे पॉलिटिक्स में कोई गब्बर हमेशा के लिए नहीं होता। गब्बर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ,
आप नहीं चाहते कि अयोध्या में इस तरह से मंदिर बने जिस तरह से बात हो रही है? मैं मानता हूँ राष्ट्र धर्म और मानव धर्म, मैंने तब भी कहा था, चुनाव के दौरान ही मैंने कैंपेनिंग में कहा था कि मोदी जी पीएम बनते हैं तो हमें मोदी जी को 5 साल के लिए गिफ्ट देनी चाहिए कि 5 साल के लिए हम धर्म कर्म की बात नहीं करेंगे, पुट एवरीथिंग ऑन बैक बर्नर। सिर्फ 5 साल मोदी जी को एक गिफ्ट दे दे कि मोदी जी अब जो करना है कीजिए। आप इतना करना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, विकास के लिए, इतना मैं मानता हूँ। आपने जो ये वक्त बिताया लोकसभा में सांसद के तौर पर, कैसे आप उसको समाप्त करते हैं? समिंग अप, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं बोलता हूँ, बहुत सीखना है, बहुत काम बाकी है। पहली बात तो ये देखिए कि हम जो आम आदमी जिस तरह से पॉलिटिक्स को समझता है, जो नोशन है उसका पॉलिटिशियन के बारे में, मैं अच्छे पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, बुरे जो प्रोटोटाइप है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा पॉलिटिक्स तो बहुत कठिन है, बहुत ही सीखना है, उसमें बहुत जानकारी चाहिए और बहुत कमिटमेंट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। एक उम्दा इंसान बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उम्दा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और देश में बहुत प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हमको सॉल्व करना है। और मैं फिर से ये बात मैं मानता हूँ, दावे के साथ कह भी सकता हूँ कि अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो बड़ा कठिन होगा देश के लिए, क्योंकि फिर कोई दिखता नहीं है। और ये दौर रैपिड फायर का, इसमें 5 सवाल हैं। हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कह सकते हैं मैं जवाब नहीं देना चाहता, यानी पास। और 5 में से 3 सवालों के जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। शुरू करें? हाँ जी। आप खुद को किसके ज़्यादा करीब पाते हैं, फिल्म या राजनीति? और अगर जिस तरह की फिल्मों में आपने काम किया है उसी लैंग्वेज में बात करें, और यहाँ मैं आपसे लाइसेंस लेकर ये बोल रहा हूँ, तो इसमें पत्नी कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है? पत्नी कौन है, गर्लफ्रेंड कौन? फिल्म और राजनीति में? फिल्म और थिएटर, फिल्म एंड थिएटर। ये कौन है, गर्लफ्रेंड है ये? पत्नी। अच्छा, चलिए आपने जवाब दे दिया, पर ये आसान सवाल था। अगर आपकी फिल्म के रोल्स की बात करें तो 2 फिल्में, एक सर जिसमें आपने एक डॉन का रोल प्ले किया, और दूसरा ओ माय गॉड कांजीलाल वाला। आप किसको ज़्यादा चैलेंजिंग, किसको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं? ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। 2 में से 2 सवाल आपने जवाब दे दिए हैं। तीसरा सवाल है आपके लिए कि आप अपना आदर्श किसको मानते हैं, नरेंद्र मोदी या सरदार पटेल? सरदार पटेल। प्रधानमंत्री को छोड़ दिया आपने यहाँ? सरदार पटेल। 3 में से 3 जवाब। गिफ्ट आपका पक्का हो गया। धर्म का मजाक किस फिल्म में ज्यादा उड़ाया गया, ओ माय गॉड या पीके? पास। गिफ्ट सिक्योर्ड हो गई ना। अगर आपको ईश्वर कहे कि एक वरदान जो आप मांगोगे वो पक्का होगा, तो इन 2 में से आप क्या चुनेंगे? अयोध्या में राम मंदिर या नरेंद्र मोदी को एक और टर्म? नरेंद्र मोदी को एक और टर्म। पक्का? बहुत बढ़िया। आपने 5 में से 4 जवाब दिए, आपको मैं ये देता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। थैंक यू।